हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आइज के मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि सितंबर 2024 का ये एडिशन है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो ये हमारी जो मैगजीन चल रही है, इसमें हमारे 4 लेक्चर इसके कंप्लीट हो गए हैं। पहले लेक्चर के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट किया, दूसरे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, तीसरे में अर्थव्यवस्था और चौथे के अंतर्गत आपकी सुरक्षा को कंप्लीट किया। आज का जो हमारा टॉपिक आता है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के संदर्भ में, ये हमारा चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम इसके टॉपिक को कवर करेंगे। इसके साथ-साथ इसके सब टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि भारतीय जल संचयन जन भागीदारी, मिशन मौसम, मानव वन्यजीव संघर्ष, संक्षिप्त सुर्खियाँ जैसे कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन नियम मंच, वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन और आपका टीन कार्बन, जल विद्युत परियोजनाओं हेतु योजना, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिशा निर्देश, वैश्विक स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश के लिए भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म, यूएन द्वारा एनर्जी ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट जारी की है। वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, अपराधारोधी अवसंरचना गठबंधन की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। टार्टी ग्रिड्स के बारे में, फ्री रांचे डीसीपीएनसी के बारे में, कलमी करमुआ नारी साहब के बारे में, एक या अभ्यास के बारे में, वाटाकामा साल्ट फ्लैट यानी कि नमक के मैदान के बारे में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे मेजर टॉपिक है। इन सब के अंतर्गत एक-एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक की शुरुआत करने के पहले आपको बता दें कि ये जो मैगज़ीन है, ये आपके प्री और मेंस दोनों की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये कंप्लीट कराई जाती है। तो इसमें जो मैगज़ीन कराई जा रही है, वो आपके दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करके है। और आपका जो हमने अभी आपका जो पहले लेक्चर हुआ था, उसमें बोला हुआ था कि आपको मंथ वाइज़ पूरा एक जैसे कि आपका सितंबर का करंट अफ़ेयर हुआ या अक्टूबर का करंट अफ़ेयर हुआ, तो उसको कोशिश करेंगे कि आपका 1 से डेढ़ घंटे में पूरी जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं करंट अफ़ेयर के, वो 1 महीने के 1 घंटे में कवर हो जाएँ। तो इसके लिए आपको बोला हुआ था कि आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो आप लोगों ने कहा हुआ है, तो हम उसको कल आपका एक लेक्चर आ जाएगा। तो आपके जो भी एग्ज़ाम है, तो उनके लिए डे बाय डे आपके एक-एक लेक्चर आ जाएँगे। जैसे कि आपका अक्टूबर का आया, फिर सितंबर का, फिर अगस्त का, फिर जुलाई का, जून का। तो इस तरीके से वो रिवीजन के बेसिस पे आपका 1 घंटे में पूरी मैगज़ीन कवर कराई जाएगी, ताकि आपके जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ये लाभकारी रहे। चलिए, तो इस टॉपिक की और अभी ये जो आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, ये आपकी तैयारी को निरंतरता के तौर पर दिया जा रहा है। ये आपको इसमें आपका एक-एक पॉइंट को जो फैक्चुअल बेसिस पे अकेले प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कवर करा सकते। उसके लिए आपको हम अलग से ही आपका सेशन शुरू कर रहे हैं, तो आपको उस पे वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं। चलिए, तो हमारा एनवायरनमेंट का ये लेक्चर है, जिसमें हमारा पहला आता है जल संचयन जन भागीदारी के बारे में। ये सुर्खियों में क्यों? हाल ही में गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई। इस पहल के अंतर्गत बात की जाए, तो ये पहल जो है, एक तरीके से इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व विशेष जोर देते हुए जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पहल को शुरुआत किया गया, और इसका लक्ष्य जो है, एक सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है, जिससे राज्य में लंबे समय तक जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, उसके संदर्भ में आता है। और गुजरात सरकार की जल संचयन पहल की सफलता पर यह आधारित है, जिसमें नागरिकों, स्थानीय निकायों, उद्योगों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से जल संचयन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त हुए हैं, इसके अंतर्गत आता है। और यह जो है, वह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। और इसकी मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि इसमें जैसे कि आती है भारत में पारंपरिक विश्वास पद्धति, यानी कि जल को भगवान का रूप यानी कि नदियों का देवी का रूप मानने का महत्व देना। दूसरा आता है कि यह संपूर्ण समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित हो। जल संरक्षण को सिर्फ नीतिगत मामला ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिबद्धता भी माना गया है। और यह सहयोगात्मक जल प्रबंधन के लिए मौजूदा प्रयास यानी जल शक्ति अभियान यानी कि कैच द रेन के अनुरूप हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए, तो ये जल संचयन की ये प्रमुख भागीदारी है, जिसे इन्हें विभिन्न स्तरों पर देखा जाता है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? पहला तो ये कि ये जो जल संचय जन भागीदारी पहल है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? गुजरात के सूरत में। इसका उद्देश्य क्या है? सामुदायिक भागीदारों और स्वामित्व पर विशेष जोर देना, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिले। इसका लक्ष्य क्या है?
लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है और इसे गुजरात सरकार की एक तरीके से संचय पहल की सफलता पर ये आधारित है, जो जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, इसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी मुख्य विशेषताएं ये प्रमुख दी गई है। अब आता है कि जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी के महत्व के बारे में, जैसे कि पहला, व्यवहार में बदलाव को बढ़ावा देना, कि इसमें नीति के तहत संचालित प्रतिक्रिया के बजाय वास्तविक कार्यवाही को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बुंदेलखंड की पानी पंचायतों में जल सहेलियों ने जल संरक्षण की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा दिया है। स्थानीय ज्ञान और समझ का उपयोग, जैसे कि स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र की जल संबंधी आवश्यकताओं चुनौतियों को बेहतर समझ होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बारी खेती प्रणाली असम में तालाबों के नजदीक फसलों के पेड़ों को उगाया गया है और सब्जियों की खेती की जाती है। लोगों में स्वामित्व की भावना पैदा करना, और इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो उड़ीसा के पानी पंचायत में सतही और भूजल के संचयन तथा वितरण में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी होती है। समावेशिता और समानता को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें सुविध समुदायों की समस्या का समाधान करना है। नवीन अनुभवों पर शामिल करना होता है, जिसमें जीवन के अनुभवों के आधार पर स्थानीय रूप से प्रासंगिक जल संरक्षण पहल का विकास करना संभव हो सके। तो इस तरीके से इसके इम्पोर्टेंस होते हैं। अब आता है कि जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन के तहत स्थानीय जल समितियां, जिसमें कम से कम 50% स्थानीय ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी हो। नीरो चिट्टू आंध्र प्रदेश, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के कायाकल्प और पुनरुद्धार में सामुदायिक भागीदारी शामिल है। जल जीवन हरियाली, यानी कि जो बिहार राज्य में शुरू की गई थी, इसमें सभी सार्वजनिक जल भंडारण संरचनाओं की पहचान, जीर्णोद्धार और नवीनीकरण किया जाता है। जल ही जीवन के अंतर्गत आप देखेंगे, जो कि हरियाणा में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, मक्का, अरहर जैसी कम जल की आवश्यकता वाली फसलों की खेतों को बढ़ावा देना। मिशन काकतीय, जो कि तेलंगाना में है, इसका उद्देश्य लघु सिंचाई स्रोतों की बहाल करके तालाबों का पुनरुद्धार करना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सामुदायिक भागीदारी के कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है, जिसमें ये सिर्फ आपका ना सिर्फ आपका गुजरात में ही इस योजना को सफलता हासिल हुई है। अभी ये आपको विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये विभिन्न राज्यों में भी इन पहलों को देख सकते हैं, जो कि आपकी जल संरक्षण को लेकर है। अब आते हैं कि भारत के कुछ जैसे कि जल भंडारण प्रणालियां हैं, जिसमें जल मंदिर गुजरात में, खन्नी कुहल हिमाचल प्रदेश में, जाबू नागालैंड में, एरियोरानेस तमिलनाडु में, डोंग असम में, कटास बांधा आपकी उड़ीसा मध्य प्रदेश में, पार जोहड़ राजस्थान में, पाट मध्य प्रदेश में आती हैं। तो ये प्रमुख पारंपरिक जल भंडारण प्रणालियां हैं, जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं। जल संरक्षण से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाली चुनौतियां आती हैं, जैसे कि सीमित जानकारी और क्षमता का होना, जिसमें जल संसाधन संबंधी डेटा की उपलब्धता के अभाव और जटिलता के कारण जल संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान सीमित है। नीतिगत प्रक्रिया असमानता को बढ़ावा देती है, जैसे कि इनमें तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान रखने के लिए विशेषज्ञों का प्रभुत्व है। केवल औपचारिक भागीदारी देखी जाती है कि कई बार अनिवार्यता के चलते समुदायों की भागीदारी जरूरी होती है, और इसमें वास्तविक धरातल पर शायद ही इसे लागू किया जा सकता है। बाहरी लोगों के साथ सीमित जुड़ाव देखा जाता है कि इसमें ऐसे नेटवर्क में भाग लेने से रोकता है, जो आम सहमति बनाने और भविष्य में परामर्श को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाली ये प्रमुख चुनौतियां होती हैं। सहभागी जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आगे की राह में, जैसे कि पहला आता है लोगों तक आधारभूत डेटा की उपलब्धता का होना, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का उपयोग होना, संधारणीय पद्धति को बढ़ावा देना, अभिनव दृष्टिकोण और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग होना, नीतिगत समर्थन देखने को मिलना, जिसके अंतर्गत आपका मक्का, तलहन, तिलहन, दलहन, बाजरा जैसी कम जल फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकारी पहलें, जैसे कि जल जीवन मिशन, जो एक तरीके से ग्राम स्तर पर जल संबंधी अवसंरचना को बनाए रखने के लिए विकेंद्रीकृत मार्ग संचालित समुदाय संबंधित प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं, जैसे कि हर खेत को पानी, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा, वाटर सेट का विकास, जिसमें बांध, तालाब जैसे जल संचयन संरचनाओं का निर्माण होना, प्रति बूंद अधिक फसल होना, जिसमें बेहतर कृषि दक्षता को बढ़ावा देने के लिए ड्रिप, स्प्रिंकलर जैसे जल की कुशल उपयोग करने वाले विकल्पों का उपयोग करना है। अटल भूजल योजना, जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारों के माध्यम से भूजल का संधारणीय प्रबंधन करना, इसके अंतर्गत होता है।
तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये भी अन्य पहले हैं और इसके पहले की ये पहले प्रत्येक राज्यों के माध्यम से देखी, जल भंडारण प्रणालियों के माध्यम से देखी और ये गुजरात के सूरत में तो ये शुरू ही की गई है और ये अन्य पहले आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर मिशन मौसम के बारे में। तो मिशन मौसम को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी है। इसके लिए 2000 करोड़ के बजट को निर्धारित किया गया है। मिशन मौसम के 2 चरण हैं जिसके अंतर्गत पहला चरण जो आता है कि मार्च 2026 तक लगभग 70 डॉपलर रडार व एचपीसी जोड़कर तथा 10 विंड प्रोफाइलर और रेडियोमीटर स्थापित करने अवलोकन नेटवर्क का विस्तार करना होता है। दूसरा चरण आता है कि इसमें उपग्रहों विमानों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मिशन मौसम के बारे में बात की जाए तो यह मिशन मौसम जो है वह भारत के मौसम और जलवायु विज्ञान अनुसंधान सेवाओं को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी पहल के रूप में शुरू किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं जैसे कि रडार और सैटेलाइट, विंड प्रोफाइलिंग, रेडियोमीटर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग आधारित मॉडल्स के व्यापक नेटवर्क की स्थापना की जाएगी जिसमें मौसम के बहुआयामी अवलोकन और भविष्यवाणी में सहायता मिलेगी। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में एक क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर की स्थापना की जाएगी जिसका उपयोग मौसम संबंधी हस्तक्षेप जैसे क्लाउड सीडिंग के परीक्षण के लिए किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा और इस मिशन में मुख्य रूप से 3 संस्थान लागू हैं जैसे कि पहला आता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, दूसरा आता है राष्ट्रीय मध्यमावधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, तीसरा आता है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख 3 संस्थान इस कार्यान्वयन में है जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। मिशन मौसम की इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो पहला तो आता है कि भारत को जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाना, मौसम में बदलाव के लिए कार्य करना है जिसके तहत स्थानीय को सामयिक आधार पर मौसम पूर्वानुमान की भौतिक प्रक्रिया और मौसम विज्ञान से संबंधित समझ बढ़ेगी। समय पर सूचना एवं सेवाएं होना जिसके बदलते मापदंडों जैसे पवन की गति, दाब आदि के मामले में नियमित आधार पर सूचना प्राप्त होगी जिससे क्षमता निर्माण और सामुदायिक रेजिलियंस सुनिश्चित होगा। विभिन्न क्षेत्रों के लाभ होना जिसमें कृषि, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि के साथ शहरी नियोजन, सड़क, रेल परिवहन आदि में डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। हितधारकों का सशक्तिकरण देखने को मिलेगा जिसमें आपके नागरिकों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले उपयोगकर्ताओं सहित कई हितधारकों को चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में बेहतर ढंग से सक्षम बनाने में मदद करेगा। पूर्वानुमान के लिए नया दृष्टिकोण होगा जैसे कि अम्ब्रेला मॉडल प्रदान करेगा। हाइपर लोकल फोरकास्टिंग या पूर्वानुमान के साथ साथ पूर्वानुमानों की सटीकता भी बेहतर होगी। अंतिम छोर तक पूर्वानुमान होगा जिसमें 10 से 15 दिन पहले पंचायत स्तर का सूचना प्रदान करना नाउकास्ट फ्रिक्वेंसी में 3 से 1 घंटे तक ये कम करता है। भारत में मौसम पूर्वानुमान संबंधी चुनौतियों में देखा जाए तो पहला आता है कि वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की जटिलता का होना कि उष्णकटिबंधीय अवस्थिति मानसून की अप्रत्याशितता ने भारत में मौसम पूर्वानुमान को मुश्किल बना दिया है। स्थानीय पूर्वानुमान क्षमता का कमजोर होना जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वर्तमान में 12 किलोमीटर इंटू 12 किलोमीटर क्षेत्र में मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है जो किसी शहर के पूर्वानुमान प्रदान करता है। हालांकि यह शहर के भीतर किसी विशेष स्थान के लिए नहीं बल्कि पूर्वानुमान लगाने में सक्षम नहीं है। पूर्वानुमान लगाने में उपकरणों की कमी होना, पूर्वानुमान की खराब व्याख्या होना, जलवायु परिवर्तन की भूमिका जो कि एक पैटर्न इसमें एक अनिश्चित हो जाता है, इसके अंतर्गत देखा जाता है। भारत में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए कई अन्य पहले हैं जैसे कि मानसून मिशन 2012 जो कि कई समयावधियों पर मौसम पूर्वानुमान करने के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। साथ ही यह बेहतर आर्थिक नियोजन के लिए दीर्घावधि के मानसून पूर्वानुमान के में सुधार करेगा। मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली जो कि एक तरीके से कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है इसका उद्देश्य किसानों की मदद के लिए दीर्घावधिक हाइपरलोकन मौसम डेटा तैयार करना है। पृथ्वी विज्ञान योजना जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है और इसके तहत 5 उप योजनाएं जारी है। वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं आती हैं। दूसरी आती है मानसून सेवाएं मॉडलिंग एप्लीकेशन संसाधन और प्रौद्योगिकी। तीसरी आती है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान। चौथी आती है भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान। पांचवी आती है अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण और पहुंच इसके अंतर्गत आती है। भू अवलोकन उपग्रह जो कि इनसेट 3D आर, इनसेट 3DS जो कि 2024 में प्रक्षेपित किया गया उसके बारे में आता है।
आईएमडी के द्वारा कुछ पहले शुरू की गई हैं, जैसे कि वर्तमान मौसम की जानकारी के साथ-साथ नाउकास्ट, शहरी मौसम का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, अखिल भारतीय बहुखतरा, शीतकालीन चेतावनी, बुलेटिन आदि प्रदान करता है। मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें मौसम पूर्वानुमान, मेघदूत, कृषि, मौसम संबंधी सलाह का प्रचार, दामिनी बिजली की चेतावनी आदि शामिल है। और 2018 के मौसम पूर्वानुमान के लिए प्रत्यूष और मेहर नामक सुपर कंप्यूटर का संचालन शुरू किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें अनुसंधान एवं निवेश को बढ़ावा देना है, एजेंसियों और विशेषज्ञों के बीच समन्वय बढ़ाना, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित बुनियादी ढांचे का निरंतर अपग्रेडेशन करना, क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ाना, इसके अंतर्गत ये प्रमुख आगे की राय दी गई है। अब आता है मानव एवं वन्य जीव संघर्ष के बारे में, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के बारे में। एक डेटा बैंक दिया गया है कि वर्ष 2023-24 में भारत ने अनेक राज्यों में हाथी और बाघ के हमले के कारण 606 यानी कि 2019 में 574 और 2019 में 49 लोगों की मौत हो गई है। तो इसमें देखा जाए तो ये आपका 2023-24 का डेटा है, जिसमें आपकी 82 थी, 2019 में 49 थी और इसमें 606 थे और ये अभी 2019 है 574 थी। तो इसमें जो देखी जाए तो हाथी और बाघ के हमले के कारण इतने लोगों की मौत हुई है, इसके अंतर्गत आता है। तो हाथी एक डेटा दिया गया है, तो अभी हाल ही में जो घटनाक्रम आया हुआ है, उसके अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कुछ गाँव में भेड़ियों के हमले के चलते मानव वन्यजीव संघर्ष का मुद्दा भी चर्चा का विषय बन गया। मानव वन्यजीव संघर्ष के बारे में यह तब उत्पन्न होता है जब वन्यजीवों की उपस्थिति और उनका व्यवहार मानव हित के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे लोगों या वन्यजीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये घटनाएं जो हैं आमतौर पर उन क्षेत्रों में घटित होती हैं जहां पर वन्य जीवों और मानव आबादी वाले क्षेत्रों के बीच काफी निकटता देखने को मिलती है। मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। हाल ही में केरल में मानव वन्यजीव संघर्षों को हाल ही में मानव जीव संघर्षों को केरल में राज्य विशिष्ट आपदा कोष के माध्यम से घोषित किया गया है और यह मानव जीव संघर्ष की प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हो गई है। अब आता है कि मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारक क्या है, जैसे कि ये घटनाएं जो बार बार देखने को मिलती हैं और इतने लोगों की मृत्यु होती है, उसके बारे में ये कौन कौन से रीजन है जिसके कारण ये प्रमुख कारक है जिससे ये संघर्ष होता है। जैसे कि पहला होता है पारिस्थितिकी कारक, दूसरा आता है मानव जनित कारक और तीसरा आता है वन्य जीव जनित कारक। पारिस्थितिकी कारक जो है एक तरीके से मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाएं, चरम मौसमी घटनाएं आदि होती हैं। उदाहरण के तौर पर आर्कटिक में समुद्री बर्फ पिघलने से मानव और ध्रुवीय भालू के बीच टकराव की संभावना बढ़ गई है। इसके कारण ये पारिस्थितिकी कारक है। दूसरा आता है मानव जनित कारक, जिसमें भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण वन्य जीवों के पर्यावास का विखंडन, कृषि का विस्तार और संरचनात्मक विकास, जिसमें शहरीकरण, लीनियर या रेखीय इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन उद्योग आदि रहता है। वन्य जीव जनित कारक में जैसे कि पशुओं के जीवन चक्र में परिवर्तन, वन्य जीवों के प्रवास संबंधी गतिविधियों में बदलाव, आक्रामक विदेशज प्रजातियों की उपस्थिति आदि इसके अंतर्गत आता है। तो इसके प्रमुख कारक होते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव को देखा जाए तो इसमें आता है वन्यजीवों का प्रभाव, जो कि कई स्थलीय और जलीय प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा डालता है और कई प्रतिशोध खतरों की आशंका के चलते वन्य जीवों की हत्याओं का प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें फसलों और पशुधन को नुकसान पहुंचता है, जिससे शिकारी शिकार का संतुलन और बिगड़ सकता है। सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें हितधारकों के बीच मतभेद को बढ़ावा दे सके, क्योंकि किसान वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं और वहीं दूसरी ओर संरक्षणवादी किसानों को उद्योग और वन्य जीवों के आवासों को नष्ट करने का आरोप लगाते हैं। स्थानीय समुदायों का प्रभाव होता है, वस्तु उत्पादन का प्रभाव देखने को मिलता है और कुछ अन्य प्रभाव भी मानव वन्यजीव संघर्ष के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष के समाधान के लिए उठाए गए कदम में जैसे कि संरक्षित सुरक्षित नेटवर्क का होना गठन की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व स्थापित किए गए ताकि वन्यजीवों और उनके पर्यावासों को संरक्षण किया जा सके। विशेष प्रजातियों के संरक्षण हेतु दिशा निर्देश है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें हाथी, गौर, तेंदुआ, मगरमच्छ जैसी 10 प्रजातियां शामिल हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत संरक्षण दिया गया है, जिसमें वन्यजीव प्रवासों का विकास, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी योजनाओं के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जो कि 2017 से 2035 तक है, जिसमें मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन पर एक समर्पित अध्याय को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय मानव वन्यजीव संघर्ष समझ रणनीति और कार्य योजना 2021 से 2026 में है, जो कि सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व और मनुष्य एवं वन्य जीवों की समग्र भलाई को सुनिश्चित करती है। मानव वन्यजीव संरक्षण को रोकने की दिशा में आगे की राह जैसे कि संघर्ष से सह-अस्तित्व की ओर ध्यान केंद्रित करना, कि इसके प्रबंधन के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है। उदाहरण के लिए भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को यह अधिकार देता है कि वे राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों के भीतर और बाहर मनुष्यों और वन्यजीवों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने में आवश्यक कदम उठा सके। मानव वन्यजीव संघर्ष को समझना, अवरोधों का निर्माण करना, नीतिगत फ्रेमवर्क को सक्षम बनाना, जैसे उदाहरण के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने सतत विकास लक्ष्यों के तहत या संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता विषमय के तहत मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन योजना को शामिल करने का सुझाव दिया है। समुदाय की भूमिका को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भेड़िया यानी कि कैनिस ल्यूपस के बारे में, कि गति जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज गति से दौड़ सकती है। प्राकृतिक शिकारी जो होते हैं वह मुख्य रूप से कृदंत खरगोश मवेशियों को शिकार करते हैं। अत्यधिक सामाजिक जैसे कि 6 से 8 तक के झुंड में रहते हैं, जिसमें 180 से 200 वर्ग किलोमीटर के पर्यावास क्षेत्र को आवश्यकता होती है। समूह की व्यवस्था जैसे आमतौर पर आजीवन एकल साथी में रहते हैं, जिसमें समूह में नए भेड़िए का प्रभुत्व होता है। संचार के संदर्भ में देखा जाए तो ये अलग-अलग आवाजें निकालकर गंध छोड़कर आपस में संचार करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भेड़िया यानी कि कैनिस ल्यूपस के बारे में प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती है। भारत में भेड़ियों की कुछ 2 प्रजातियां हैं, जैसे कि ग्रे वुल्फ और हिमालयन वुल्फ होती हैं। ग्रे वुल्फ या भारतीय भेड़िया जो है, जो कि कैनिस ल्यूपस फेलिप्स होती हैं, इनका पर्यावास एक कांटेदार वन, झाड़ीदार वन, शुष्क और अर्ध शुष्क घास के मैदान, अर्ध शुष्क भारत के कृषि पशुपालन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर आबादी वाले क्षेत्रों में निकट रहते हुए अपना जीवन बिताते हैं। संरक्षण की स्थिति में देखा जाए तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में आयुषीएन की लीस्ट कंसर्न सूची में ग्रे वुल्फ को शामिल किया गया। और आते हैं हिमालयन वुल्फ या तिब्बती भेड़िया, जिसे कैनिस ल्यूपस चानको कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम सहित अपर ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की वन्य भूमि में पाए जाते हैं। और यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक और आईयूसीएन की वल्नरेबल के हिमालय वुल्फ के अंतर्गत ये आते हैं। तो इस तरीके से ये 2 भेड़ियों की प्रजाति देखने को मिलती है। अब आते हैं हम संक्षिप्त सुर्खियों की ओर, जिसमें हमारा पहला आता है वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच के बारे में। कि इसे 7 सितंबर को आयोजित किए गए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के दौरान लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू फॉर स्काई का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में किया जाता है, और इस वर्ष के आयोजन की थीम स्वच्छ वायु में अभी निवेश करें रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच के बारे में, जो कि एक तरीके से वन स्टॉप फोर सॉफ का तरह कार्य करता है, जिसके तहत डब्ल्यूएचओ वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अंतरिम लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रस्तावित नवीनतम वायु गुणवत्ता प्रबंधन मार्गदर्शन एवं अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। सीसीएसी क्लीन एयर फ्लैगशिप का घटक होता है, जो कि वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सहयोग और साझा कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए यूएनईए से 6 संकल्प के कार्यान्वयन में योगदान देता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच की आखिर आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देखा जाए तो पहला तो आता है कि वायु प्रदूषण का खतरा होना, कि हर साल वायु प्रदूषण के कारण 8 मिलियन से अधिक लोगों को असामयिक मौत हो जाती है, जिससे निर्धन और हाशिए पर रहने वाले लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। क्षमता अंतराल देखने को मिलता है, ज्ञान साझाकरण की स्थितियां इसके अंतर्गत इसकी आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाता है, तभी ये चीजें होती है। जलवायु और स्वच्छ वायु सर्वे गठबंधन के बारे में बात की जाए तो इसका गठन वर्ष 2012 में यूएनईपी के नेतृत्व में किया गया, और यह 160 से अधिक सरकारों, अर्ध सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के लिए एक स्वैच्छिक साझेदारी पर आधारित गठबंधन है, जिसमें भारत में इसे 2019 में ये शामिल हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट, कि डब्ल्यूएचओ वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के बारे में, कि ये विशिष्ट वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की उच्चतम सीमा पर निर्धारण करने वाले साक्ष्य आधारित सिफारिशों का एक सेट होता है। ये सामान्य वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन स्तरों, अंतरिम लक्ष्यों की सिफारिश होती है, और इसमें प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यह PM 2.5
का जो 24 घंटे का औसत 15 यूजी प्रति मेम-क्यू से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें 2 पीएम 2.5 वार्षिक औसत का 5 यूजी प्रति एमक्यू से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये दिया गया है जो कि एक डेटा आपका इसमें एवरेज टाइम दिखाया गया है, 2005 का दिखाया गया है जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है और ये आपका 2021 का दिखाया गया है। तो इसको एक कंपैरिज़न करके इसके अंतर्गत बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपना चौथा वायु गुणवत्ता और जलवायु बुलेटिन जारी किया। इस बुलेटिन में वायु की गुणवत्ता की स्थिति और इस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में बताया गया। इसमें बुलेटिन में मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो पहला तो आता है कि पीएम 2.5 की वैश्विक सांद्रता का होना कि यूरोप और चीन में पीएम 2.5 संबंधी प्रदूषण का स्तर कम है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और भारत में मानव जनित गतिविधियों में उत्सर्जन में वृद्धि की गई। 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर को पीएम 2.5 कहा जाता है। पार्टिकुलेट मैटर के ग्लोबल हॉटस्पॉट में मध्य अफ्रीका, पाकिस्तान, भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के कृषि क्षेत्र आते हैं। फसलों पर पार्टिकुलेट मैटर का प्रभाव जैसे कि पत्तियों की सतह पर जमा होकर पत्तियों तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम कर देता है, जिसमें फसल की पैदावार 15% से कम हो जाती है। एयरोबायोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति होती है और नई तकनीकों में बायो एरोसोल की रियल टाइम निगरानी संभव किया गया। एरोबायोलॉजी क्या है? एक तरीके से मानव पशु पादपों स्वास्थ्य पर वायु में मौजूद जैविक कणों और वायु एरोसोल के संचरण एवं प्रभाव का अध्ययन होता है। इसमें शामिल है बैक्टीरिया, फंगल जीवाणु, परागकण और वायरस आदि होते हैं और ये जैव विविधता पादपों में फूल खिलने के पैटर्न पादपों पादपों के पैटर्न में परिवर्तन को दर्शाते हैं और ये सभी जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। वायु एरोसोल परिवीक्षण संबंधी नई तकनीकें जैसे कि इसमें हाई रेजोल्यूशन इमेज विश्लेषण, होलोग्राफी, मल्टी बैंड स्कैटरमेट्री, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री और डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए नैनो तकनीक इसके अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट आता है टील कार्बन के बारे में कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि आर्द्रभूमि में मानव जनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके तो टील कार्बन जलवायु परिवर्तन समन में उपयोगी सिद्ध हो सकता है जिससे विशेष प्रकार के बायोचार के उपयोग हेतु उच्च मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। टील कार्बन है जो एक तरीके से गैर संज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमि के संग्रहित कार्बन से होता है। ये वनस्पति सूक्ष्म जीवों बायोमास तथा विकृत एवं कणकीय कार्बनिक पदार्थों से संग्रहित कार्बन इसमें शामिल होते हैं। टील कार्बन जो है एक रंग आधारित शब्दावली होती है जिसमें रंगों के प्रकार को देखे जैसे कि बैंगनी, नीला, टील, हरा होता है, काला भी होता है, ग्रे भी होता है और लाल भी होता है और भूरा होता है। जो बैंगनी होता है वो एक तरीके से हवा और औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से कैप्चर की गई कार्बन होते हैं। नीला समुद्री पादप और तलछट से संचित कार्बन होता है। तीन जो आता है वो ताजे पानी और आर्द्रभूमि परितंत्र से संचित कार्बन होता है। हरा जो आता है वह स्थलीय पादपों में संचित कार्बन होता है। काला जो आता है जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित होने वाला कार्बन। ग्रे औद्योगिक स्रोतों के माध्यम से उत्सर्जित होने वाला कार्बन और भूरा कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से उत्सर्जित होने वाला कार्बन और लाल जो होता है वह बर्फ और हिम पर मौजूद जैविक कणों जो हिम के एल्बिडो को कम करते हैं उत्सर्जित कार्बन होते हैं। तो इस तरीके से आता है। नील कार्बन जो है एक तरीके से गैर जीवाश्म मीठे पानी की आर्द्रभूमि से संग्रहित कार्बन होते हैं जो वनस्पति सूक्ष्म जीवी बायोमास विकटित एवं कणकीय कार्बनिक पदार्थों में संग्रहित कार्बन शामिल है। नील कार्बन एक रंग आधारित शब्दावली होती है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन के वर्गीकरण को उसके भौतिक गुणों के बजाय उसके कार्यों और स्थानों के आधार पर दर्शाया जाता है और इसके विपरीत काला और भूरा कार्बन कार्बनिक पदार्थों में अपूर्ण दहन से उत्पन्न होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। इसका महत्व भूजल स्तर में वृद्धि, बाढ़ शमन, हीट आइलैंड प्रभाव में कमी कराने में योगदान देते हैं, साथ ही संधारणीय शहरी अनुकूलन को समर्थन प्रदान करते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान के बारे में जिसकी 1982 में राष्ट्रीय उद्यान 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से घोषित किया गया जिसमें 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी और प्राणी जैसे अजगर साइबेरियाई सारस आदि का पर्यावास रहा है। 1990 में जल की कमी और असंतुलित चराई के कारण इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड यानी कि रामसर कन्वेंशन में इसे शामिल किया गया था। ये तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं जल विद्युत परियोजना हेतु योजना के बारे में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजना के लिए सक्षमकारी अवसंरचना लागत हेतु बजटीय सहायता की योजना को संशोधन में मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित विकास और दूर दराज एवं पहाड़ी परियोजनाओं के स्थल में अवसंरचना में सुधार हेतु योजनाओं में संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह भारत में जल विद्युत क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षमकारी अवसंरचना लागत हेतु बजटीय सहायता की ये योजना है, जो विद्युत मंत्रालय 2019 में शुरू किया गया है। साथ ही इसमें उपाय भी अपनाए गए हैं, जिसके तहत प्रमुख बांध, बिजली घर, अन्य परियोजनाओं संबंधी आवश्यक प्रमुख बांध, बिजली घर और अन्य संबंधी अवसंरचनाओं के निकटतम राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है, तो इसके अंतर्गत आता है। संशोधित योजना के बारे में, जैसे कि वित्तीय वर्ष पोषण इसका 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता में 12,461 करोड़ रुपए का कुल आवंटन किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन अवधि 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक होगी। विस्तार सड़कों व पुलों के अलावा ट्रांसमिशन लाइन्स, रोपवे, रेलवे साइडिंग और संचार अवसंरचना के निर्माण में लागत को शामिल करने में योजना का विस्तार किया जाएगा। जल विद्युत परियोजना के विकास के अन्य उपाय, जैसे कि 25 मेगावाट से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं को नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत घोषित किया गया है। जल विद्युत खरीद दायित्व अपनाए गए हैं, जिसके तहत संस्थाओं में को जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली खरीदना अनिवार्य किया गया है। प्रशुल्क युक्तिकरण उपाय लागू किए गए हैं। बाढ़ नियंत्रण और जल भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं में बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिशा निर्देश, जिसमें ये दिशा निर्देश बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। यह जारी करने का उद्देश्य पूरे देश में बैटरी अपशिष्ट के उचित प्रबंधन से संबंधित पद्धतियों और पर्यावरणीय संदिग्धता को बढ़ावा देता है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति क्या होती है? एक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 दिया गया है, जो उसमें इनके तहत नियमों का पालन करने की नई स्थिति में सीपीसीबी अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में शामिल उत्पादों और संस्थानों पर पर्यावरण पर लगा व कर लगा वसूल सकता है। प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित की जाएगी। इसमें पंजीकरण के बिना गतिविधियां संचालित करने वाली संस्थाओं पर पंजीकृत संस्थानों द्वारा गलत सूचना प्रदान करने या जानबूझकर तथ्यों को छिपाने आदि पर होता है। ईपीआर का अर्थ एक तरीके से किसी बैटरी निर्माता द्वारा यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपशिष्ट बैटरी का पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंध सुनिश्चित कर सके। इसके अंतर्गत आता है। मुख्य दिशा निर्देशों के एक नजर से देखा जाए तो इसमें आता है कि पर्यावरणीय कर को दो व्यवस्थाओं में विभाजित किया गया। पहला तो आता है कि पर्यावरणीय कर व्यवस्था एक, जिसके तहत धातुवार, लेड एसिड, लिथियम आयन और अन्य बैटरियों के लिए ईपीआर संबंधी लक्ष्यों को पूरा न करने वाले निर्माताओं पर लगाया जाएगा। पर्यावरण कर व्यवस्था सेकंड, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 का पालन न करने की स्थिति में किसी भी संस्था पर आवेदन शुल्क के आधार पर पर्यावरणीय कर लगाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम और संशोधन 2024 के बारे में अधिक जानकारी के लिए मार्च 2024 में मासिक समसामयिकी जो दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं। वैश्विक स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश के लिए भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म, जो कि चौथे वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी में वैश्विक स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश के लिए भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह जो प्लेटफॉर्म है, इसे नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है और यह प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में और विश्व स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा के त्वरित विस्तार के लिए ठोस एवं संधारणीय समाधान विकसित करना और यह विश्व भर के हितधारकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा, ताकि 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत की सहायता के लिए समाधान विकसित किया जा सके। भारत जर्मनी के बीच 2022 में हस्ताक्षरित हरित और सतत विकास साझेदारी पहल जारी की गई है। यूएन द्वारा एनर्जी ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल, जो कि रिसोर्सिंग द एनर्जी ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल टू गाइड क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजैक्शन मिनरल्स टुवर्ड इक्विटी एंड जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई और यह क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजैक्शन मिनरल पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व में गठित पैनल पर जारी की है।
पैनल जो है एनर्जी ट्रांजेक्शन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करने के लिए गठित किया गया है। इसके अंतर्गत वे खनिज होते हैं जो नवीनीकरण ऊर्जा के निर्माण, उत्पादन, वितरण और भंडारण के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें दुर्लभ भू खनिज तांबा, कोबाल्ट, निकेल, लिथियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, सेलेनियम आदि शामिल होते हैं और यह विश्व जीवाश्म ईंधन में नवीनीकरण ऊर्जा के रूप से इसमें ट्रांजेक्शन हो रहा है और यह सीईटीएम की मांग 2030 तक 3 गुना बढ़ने की उम्मीद रहती है। 7 मार्गदर्शक सिद्धांत जैसे खनिज मूल्य श्रृंखला के केंद्र में मानवाधिकार होना, पृथ्वी की अखंडता, पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा की जानी चाहिए, खनिज मूल्य श्रृंखला पर आधार, न्याय और समानता होना चाहिए, विकास के लाभ साझाकरण, मूल्य संवर्धन, आर्थिक विविधीकरण के माध्यम से पोषित किया जाना चाहिए, निवेश, वित्त पोषण, व्यापार, जिम्मेदारीपूर्ण, पारदर्शी होना, बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टाचार रोधी उपाय अपनाए जाने चाहिए। वैश्विक कार्यवाही बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित होना चाहिए, साथ ही शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। रिपोर्ट के बारे में देखा जाए तो इसमें आता है नवीनीकरण क्रांति को सफल बनाने के लिए न्याय और समानता के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है, जैसा कि हम देख चुके हैं। और कार्यवाही योग्य सिफारिशों के लिए निम्नलिखित स्थापना की गई है, जैसे कि उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह, वैश्विक ट्रेसिबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही फ्रेमवर्क, ग्लोबल माइनिंग लेगेसी फंड और फिर आते हैं कि कारीगरों और छोटे पैमाने के खनकों को जिम्मेदार पूर्ण खनन के लिए एक सशक्त बनाने के लिए पहलें की जा सकती हैं, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट जारी की है इसके बारे में कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने विश्व भर में ग्रैंडा प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य कर रहा है और इसकी स्थापना 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में की गई है। इसके रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें सभी 5 प्रजातियों को मिलाकर दुनिया में लगभग 28,000 गैंडे शेष बचे हुए हैं। 2022 से 2023 के बीच अफ्रीका में गैंडों की अवैध शिकार 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022 से 2023 के बीच में सफेद गैंडों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन एक सींग वाली गैंडों जिसमें भारतीय गैंडा की संख्या लगभग स्थिर रही है। अवैध शिकार के बावजूद दक्षिण अफ्रीका में सफेद गैंडों की संख्या बढ़ रही है। गैंडों के बारे में देखा जाए तो गैंडों की 5 प्रजातियां हैं, जिसमें 2 अफ्रीकी प्रजातियां सफेद गैंडा, काला गैंडा, 3 एशियाई प्रजातियां जिसके अंतर्गत आपकी आती हैं 3 एशियाई प्रजातियों में आपकी भारतीय गैंडा, सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा है। गैंडों के संरक्षण हेतु कुछ शुरू की गई पहलें हैं, जैसे कि भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019 जारी की गई है। एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 जारी किया गया है। इंडियन राइनो विजन 2020 भी जारी किया गया है। अफ्रीकी गैंडे और एशियाई गैंडी के बीच अंतर देखा जाए तो इसमें विशेषताएं और जैसे कि आकार के संदर्भ में, रंग, रूप और व्यवहार और पर्यावास इत्यादि के संदर्भ में देखते हैं। अफ्रीकी गैंडा और एशियाई गैंडा में आकार जो है एक तरीके से अफ्रीकी गैंडा सफेद गैंडा हाथियों के बाद जमीन पर रहने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी है। एशियाई गैंडा जो है वह भारतीय गैंडा में सभी एशियाई गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। रंग रूप व्यवहार के आधार पर इसमें देखा जाए तो अफ्रीकी गैंडा इसकी कवच जैसी दिखाई देने वाली गांठ ताड़ त्वचा बहुत कम होती है, अधिक आक्रामक होता है, 2 सींग वाला होता है, तैरने में कुशल नहीं होते और गहरे पानी में डूब सकते इसलिए वे कीचड़ में लौटते हैं। लड़ने के लिए सींगों का इस्तेमाल करते हैं। जमीन पर उगने वाली छोटी-छोटी घास और कम ऊंची वनस्पतियों को खाते हैं। एशियाई गैंडा जो है वह कवच जैसी संरचना में गांठदार त्वचा बहुत अधिक होती है, कम आक्रामक होते हैं। 2 सींग इसमें सुमात्राई गैंडा, 1 सींग भारतीय गैंडा और जावा गैंडा अच्छे तैराक होते हैं। लड़ते समय निचले दांतों का उपयोग करते हैं और आहार के लिए लंबी घास, झाड़ियों और पत्तियों पर निर्भर होते हैं। इनका परिवास जो है वह घास भूमियाँ, सवाना झाड़ियाँ, रेगिस्तान है। इसमें उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ, सवाना एवं उष्णकटिबंधीय घास आर्द्रवन होते हैं। संरक्षण स्थिति आईयूसीएन की रेड लिस्ट दी गई है, जिसमें सफेद गैंडा जो है नियर थ्रेडिंग है, काला गैंडा क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है। भारतीय गैंडा जो है वह वल्नरेबल है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। सुमात्रेई गैंडा जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। जावा गैंडा इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है। वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के बारे में देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास योजना जारी रखने की मंजूरी दी है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें मौलिक और मुख्य रूप से घटकों को मजबूत किया गया है। साथ ही यह योजना बाघ या वन्यजीव बहुल वनों में विस्तृत विषयगत या थेमेटिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देते हैं। वन्यजीव पर्यावासों को एकीकृत विकास योजना के बारे में
इसका उद्देश्य एक तरीके से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला वो योजना है, जो इसका उद्देश्य भारत में वन्यजीव पर्यावासों का विकास करना है। योजना के घटक में जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों की सहायता प्रदान करना है। संरक्षित क्षेत्रों में बाहर वन्यजीवों को संरक्षण सुनिश्चित करना होता है। अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों पर्यावास को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम को संचालित करना होता है, जिसमें 22 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है। आईडीडब्ल्यूएच के अंतर्गत उप योजनाएं जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जिसके तहत बाघ की प्राकृतिक पर्यावास वाले 18 राज्यों के कुल 55 टाइगर रिजर्व शामिल है और इस रिजर्व में देश की 5 भूदृश्य परिदृश्य स्थित है। ये प्रोजेक्ट देश में महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता का भी समर्थन करते हैं। वन्यजीव पर्यावसों का विकास के अंतर्गत देखा जाए तो यह उपयोजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन को भी कार्यान्वित किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है जिसमें हाथियों, उनके पर्यावासों, गलेहारों की रक्षा करना और मानव हाथी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना और बंदी या कैप्टिव हाथियों का कल्याण करना शामिल है। इसमें हाथी पर्यावास वाले 22 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट योजनाओं का आपस में विलय कर दिया गया और इसे प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है इसके बारे में कि 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत $2.5 मिलियन के फंड की घोषणा की हुई है। इस फंड का उपयोग भारत सहित 30 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के शहरी जलवायु परिवर्तन रोधी बनाने में किया जाएगा। इसका महत्व वित्त पोषण के संदर्भ में देखा जाए तो इसका उद्देश्य प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए वित्त पोषण और समन्वय के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण देखने को मिलती है, जिसमें यह पुनर्बहाली हेतु सहायता प्रदान करता है, जिससे नवाचार का समर्थन करना होता है। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन एक तरीके से इसकी उत्पत्ति 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में इसका शुभारंभ किया गया, जिसमें 40 देश और 7 संगठन होते हैं। इसमें राष्ट्रों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र की एक वैश्विक साझेदारी होती है। इसका उद्देश्य जलवायु संबंधी आपदा जोखिमों को सहने वाली मजबूत अवसंरचनाओं के विकास को बढ़ावा देकर संधारणीय विकास सुनिश्चित करना होता है और इससे की जो रिपोर्ट है से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब इसके द्वारा शुरू की गई पहले जैसे कि पहली आती है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, जिसका उद्देश्य लघुद्वीपीय विकासशील देशों में लचीली, संधारणीय, समावेशी अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना है। डीआरआई कनेक्ट प्लेटफॉर्म जो कि आपदा रोधी ज्ञान के आदान प्रदान करने, एक दूसरे के उदाहरणों में सीखने और सहयोगात्मक प्लेटफॉर्म होता है। अंदारणीय अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन जो कि आपदा रोधी चुनौतियों पर चर्चा करने, अच्छी पहल की पहचान करने के लिए विशेषज्ञों व निर्णयकर्ताओं के साथ लगने का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलेटर जो एक तरीके से आपदा रोधी अवसंरचनाओं पर वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के समर्थन से स्थापित किया गया है। डिजास्टर रेजिलियंस से संबंधित अन्य पहले या कदम जैसे कि कुछ वैश्विक पहले हैं, कुछ भारत की पहले। वैश्विक पहले जैसे कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक यह सदस्य देशों के विकास संबंधी लाभों को आपदा जोखिम में रक्षा करने के लिए ठोस कार्यवाही योग्य उपाय प्रदान करने का प्रावधान करता है। दूसरा आता है कि यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति के अंतर्गत आता है और इसमें कुछ जैसे कि भारत द्वारा पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 जारी की गई है। इसका उद्देश्य समग्र सक्रिय बहु आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी आधारित रणनीति तैयार करके आपदा रोधी मानव भारत का इसमें निर्माण करना होता है, जो कि भारत की पहले रही है। अब आते हैं टार्डिग्रेड्स के बारे में। टार्डिग्रेड्स जो है इनकी हाल ही में पहली बार खोजे गए टार्डिग्रेड्स के जीवाश्म के अध्ययन से उन्हें वर्गीकृत करने और उनके विकासवादी इतिहास का पता लगाने में मदद मिली हुई। टार्डिग्रेड्स जो है वह जलीय भालू या मॉस पिगलेट के बारे में आता है, जो छोटे 8 पैर वाले जलीय जीव हैं और ये पृथ्वी पर लगभग सभी पर्यावासों में पाए जाते हैं। इनके 2 मुख्य वर्ग शामिल हैं, जिसमें हेट्रो टार्डिग्रेडा और दूसरा आता है यूटार्डिग्रेडा।
ये कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे भीषण गर्मी, जमा देने वाली ठंड, पर्यावरणीय विकिरण, यहाँ तक कि बाह्य अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं। ये कठोर परिस्थितियों में इसलिए जीवित रह पाते हैं क्योंकि ये अपना चयापचय, जिसे क्रिप्टोबायोप्सी के नाम से जाना जाता है, को लगभग रोक देने में सक्षम होते हैं और ये तभी पुनर्जीवित होते हैं जब इनकी परिस्थितियां बेहतर हो। नेक्स्ट आता है फ्रीन रांचे राच ने डिसिपियंसी के बारे में। देश में पहली बार फ्रीन राच ने डिसिपियंसी प्रजाति में मकड़ी को असम के कामरूप जिले में और कोकराझार जिले में खोजा गया। ये लोकप्रिय रूप से वर्ल्ड डंग या वर्ल्ड ब्रॉम्पिंग क्रेप स्पाइडर होते हैं और यह फ्रीन राज ने प्रजातियों की मकड़ियां मछली के पक्षी के मल की एक ड्रॉप की तरह दिखाई देती हैं और यहाँ पर मल मूत्र भांति गंध भी उत्पन्न होती है और इन्हें शिकार को आकर्षित करने और घात लगाने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे कार्यों की नजर में बचने के लिए सहायता प्राप्त होती है और ये आमतौर पर मलेशिया, इंडोनेशिया के जामा और सुमात्रा द्वीपों में पाई जाती है। कलमी करमुआ या नारी साग के बारे में कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित तकनीक से अब किसान आम खेतों में कलमी करमुआ नारी साग की खेती कर रहे हैं या करते हैं। इसके बारे में देखा जाए तो यह उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति है और ऐसा माना जाता है कि यह अर्धजलीय बारहमासी पादपों की सबसे पहले खेती दक्षिण पूर्व एशिया में की गई है। इसका लाभ एक तरीके से फोलिक एसिड से भरपूर होती है। इसमें बीटा कैरोटीन, कैल्शियम तथा विटामिन ई और सी पाया जाता है। यह गर्भ में पल रहे शिशुओं में न्यूरल ट्यूब विकार को रोकने में मदद करता है। आयरन से भरपूर होने के कारण यह इन्हें एनीमिया से पीड़ित रोगों में के लिए फायदेमंद है और इसमें जलीय पर्यावसों की शोधक और प्यूरिफायर के रूप में कार्य करने की क्षमता होती है। एक किया अभ्यास के बारे में यानी कि एक्सरसाइज एक किया जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान द्वारा चेन्नई के तमिलनाडु में एक किया अभ्यास की मेजबानी की गई। इसका उद्देश्य आपदा तैयारों में सुधार करना और प्रमुख हितधारकों के बीच मौजूद सहयोग को बढ़ावा देना है। अभ्यास में सिमुलेशन, प्रौद्योगिकी चर्चा, विविध आपदा प्रबंधन भूमिकाओं में विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि इसमें शामिल होती है। एसबीआई इको रैप 2013 इसके अनुसार 1900 से भारत को बाढ़ और तूफान से सर्वाधिक नुकसान हुआ। इन दोनों आपदाओं में भारत में 150 बिलियन डॉलर को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। अटाकामा सॉल्ट फ्लैट या नमक के मैदान के बारे में कि हाल ही में चिली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं में अटाकामा सॉल्ट फ्लैट का एक अध्ययन किया गया। इसमें चिली का अटाकामा सॉल्ट फ्लैट लिथियम ब्रायन निकालने के लिए धंसता जा रहा है। चलिए तो जान लेते हैं अटाकामा सॉल्ट फ्लैट के बारे में। इसे सालार डी अटाकामा के नाम से जाना जाता है जो चिली का सबसे बड़ा नमक निक्षेप है। इसमें खुरदरी सफेद सतह होती है जो कि नमक की एक बड़ी झील है। यहाँ झील विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक है और यह चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित है जो संभवतः पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म स्थान होता है। फ्लैट का ऊपरी उत्तरी भाग जो होता है वह सैन पेड्रो नदी डेल्टा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अटाकामा सॉल्ट फ्लैट के बारे में आता है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वह फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आएगा आपका सामाजिक मुद्दे। इसको कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि कल आपका अक्टूबर के करंट अफेयर को 1 घंटे में कंप्लीट कराया जाएगा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको 1 घंटे में कंप्लीट कराया जाएगा। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन करें जहां पर आपको पीडीएफ इसकी अवेलेबल होगी। धन्यवाद।